हाय जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग येट अगेन टू अनदर एपिसोड। ये खड़ी हैं आयशा यूसुफ और ये खड़े हैं मुजम्मिल अली खान और आपके लिए लेके आए हैं एक अदद लोडेड शो और ये 2 घंटे आपके बहुत मज़ेदार गुजरने लगे हैं। एक्सक्यूज द कमर्शियल्स। और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दुनिया के अंदर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर होने वाले तमाम तर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की और उसके बाद फिर हम कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स को टच करेंगे और फिर हम लोग एजुकेशन रिलेटेड भी एक अदद न्यूज़ है जो देंगे। मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स थे जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं थे उनके लिए तो ऐसी न्यूज़ हमेशा अच्छी होती थी। अच्छा, ये इससे पहले कि हम इनके जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, हम ये बात कर लेते हैं कि आज 1 मई है, एक नया महीना भी शुरू हो चुका है और हम सब जानते हैं 1 मई आलमी यौम मजदूर लेबर डे है। आलमी यौम मजदूर हर साल इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि मजदूर की हालत में बेहतरी लाने के अंदर कोई कसर उठा ना रखी जाए। लेकिन आलमी यौम मजदूर मनाने की ये रिवायत जो है ये सिर्फ रिवायत की तरह चलती जा रही है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि मजदूर की हालत के अंदर बेहतरी नहीं आती। इसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा हम बता दें अगर ये कब शुरू हुआ था। 1986 को शिकागो के मजदूर सरमायादारों और सनतकारों की जानिब से इस्तेहसाल पर सड़कों पर निकल आए थे, लेकिन इस दौरान उनके मुतालबात सुनने की बजाय उल्टा पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी जिससे सैकड़ों मजदूर जहां भाग हो गए और उनके लीडर्स को भी गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ये तो बात है अमेरिका की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बरसगीर की बात करें, तो इससे पहले इकबाल की तरफ से कई मरतबा उनके पूरे कलाम के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने मजदूरों की बात की है कि मजदूरों के साथ इस्तेहसाल जो किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से शिकवा हम जानते हैं कि उन्होंने हमेशा लिबर्टी दी है, वो अल्लाह ताला से अपने खालिक से शिकवा करते आए हैं। मजदूरों के मामले में भी उन्होंने शिकवा किया और ये कहा कि तू कादिर व आदिल है लेकिन तेरे जहाँ में, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। जो बात है और इसके साथ ही हम लोग इस न्यूज़ की तरफ जाते हैं कि जिस न्यूज़ के बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था और वो न्यूज़ है कि जब आप मेहनत करें, आप तैयारी करें और फिर आपने एक टेस्ट में से गुजरना है और किसी तरह से कोई मसला हो जो रिग कर दिया जाए आपकी मेहनत के अगेंस्ट और आपको लगे कि यार मैंने इतनी पढ़ाई या इतनी मेहनत, क्योंकि कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपने बोर्ड्स को तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। इस दफ़ा कैम्ब्रिज एग्जामिनेशंस में AS मैथमेटिक्स का पेपर लीक हो गया। रेडिट के ऊपर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये घंटों पहले सर्कुलेट करता रहा था। तकरीबन 50,000 रुपीज़ इसकी फीस रखी गई थी, यानी 1 अरब 25 करोड़ रुपया टोटल जो जमा कराया था AS में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स ने, वो जमा होने के बावजूद पेपर की सिक्योरिटी को नहीं फाइनल किया जा सका। और ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया जाता है। पेरेंट्स जो है ना वो जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं वहाँ से निकाल कर इन बोर्ड्स के अंदर डालते हैं ताकि उनका बच्चा जो है ना वो अच्छे तरीके से बहुत अच्छा पढ़े। लेकिन अब सिचुएशन ये कि वहाँ पर भी एक और पर्चा जो है ना वो हो गया है लीक और जो अभी तक करोड़ों रुपए फी अदा की गई थी वो भी किसी काम की नहीं रही। अरबों रुपए। अच्छा, इसके अंदर इतलात के मुताबिक हुआ ये है कि AS मैथमेटिक्स का पर्चा इम्तहान से चंद घंटे पहले सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे कि रेडिट वगैरह ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की वेबसाइट्स जो है और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर सर्कुलेट करता रहा था। इसमें तलबा, वालिदैन और साथिज़ा ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया है और इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत जो है इसके ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए हैं, जो कि कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा एजुकेशन के अंदर माना जाता है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने इस बात की तस्दीक भी की है कि जो पर्चा था, अच्छी बात यह आयशा कि उन्होंने ओन किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं ओन करते, अच्छी बात ये उन्होंने ओन किया और उन्होंने ये कहा है कि ये पर्चा जो कि है ये घंटों पहले निकला है। हम इसके अंदर ऑप्शन था वैसे ओन करने का, मतलब एक तो ये कि सबसे पहले बना सकते थे हमारे पास एजुकेशन, बट इस नाअहली को ओन करने के बाद ये भी कहना चाहिए कि हम फेल हुए हैं इस एक सिस्टम के अंदर। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। यही बात है जो वो कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इस मैटर के अंदर देखेगी। तलबा दूसरी साइड से ये कह रहे हैं कि अब अगर हमसे दूसरी दफ़ा एग्ज़ाम लिया जाएगा तो हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पेश आएगी वो ये आएगी कि हम लोग इस मेंटल प्रेशर में से 2 दफ़ा गुजरेंगे और 2 दफ़ा एग्ज़ाम देने की वजह से हमारे रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है और इस नाइंसाफ़ी के बारे में कुछ बेहतर अरेंजमेंट्स लिए जाने चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि अगर हम अपना वक्त याद करें जब हम पेपर देने जाते थे और पेपर अगर खुदा न खास्ता कैंसिल हो जाता था, वैसे उस वक्त में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नहीं होती थी या इस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं होती थी कि पेपर ही कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर कभी हो जाता था या डिले हो जाता था तो बाकी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि एक मैं बिल्कुल भी याद नहीं करती हूँ। हम याद करते हैं अब अच्छी बातों को और अच्छे इवेंट्स को हम डिस्कस करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, एंड दैट इज़ पाकिस्तान सुपर लीग। हम सब जानते हैं दूसरा एलिमिनेटर
उसके अंदर पहली मरतबा शिरकत करने वाली टीम है हैदराबाद किंग्समैन एंड आई एम रियली सॉरी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे खांसी आ जाती है। जी मुझे प्लीज। अच्छा, शिरकत करने वाली जो हमारी टीम है हैदराबाद किंग्समैन, इसका मुकाबला 3 बार के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। PSL 11 का ये जो कि क्लासिक एक रीमिक्स एक मैच आपके सामने आने लगा है, ये आ पहुंचा है और एतवार को ये फैसला लिया जाएगा और ये फैसला कुन मार्का जो होगा ये पेश होगा। और इसके अंदर हमारे पास पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी से रिलेटेड जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गया, अगर हमारे पास सेकंड एलिमिनेटर के जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गया तो जो मैच पड़ेगा वो हमें पेशावर ज़ल्मी का पुराने वाला 200 से ऊपर का स्कोर याद दिलाएगा और 151 जो उसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था वो नजर आएगा। I really want to see हैदराबाद किंग्समैन in the final. I don't know why. एक नई टीम आनी चाहिए, एक नई टीम आनी चाहिए क्योंकि हम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत मरतबा देख चुके हैं। दोनों ने PSL के कई एडिशंस जीते हुए भी हैं। हैदराबाद किंग्समैन नई टीम है, बहुत महंगी टीम है, तो डेफिनेटली उनके ओनर्स भी डिजर्व करते हैं और हम लोग भी डिजर्व करते हैं कि एक नई टीम को हम फाइनल के अंदर देखें। तो फिंगर्स क्रॉस हैं, जो भी टीम जीतेगी हमारी अपनी टीम है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन को जीतना चाहिए। ऑलराइट, ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम जरा कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनली वो है फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से कर दिया है इनकार। और कनाडा के अंदर ये कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान फीफा के सदर ने स्टेज पर बुलाकर इसराइली फ़ुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर से हाथ मिलाने और फ़ोटो बनवाने का कहा, लेकिन उन्होंने दो टोक अंदाज में मना कर दिया और स्टेज से उतर गए। राइटली सो, बिकॉज जब आप किसी के मुल्क में जाकर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों का जेनोसाइड करेंगे और उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली उनके हकूक़ को पामाल करते रहेंगे, आपके साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा या ये सेंटिमेंट और बढ़ेगा कि जिसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस दोनों नेशंस के बीच में बढ़ जाएगा। आई थिंक द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस एंड नो वन एल्स। अच्छा, ये सिर्फ पैलेस्तीनी नहीं है बल्कि इसके अलावा दुनिया भर में जितनी फुटेजेस हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर ज्यूज़ का बॉयकॉट किया जा रहा है। स्पेशली अगर IDF सोल्जर वो रह चुके हों, इजराइल में रहने वाले हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि उसने फ़ौज में ज़रूर अप्लाई करना है और सर्विस देनी है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को अब कॉल आउट कर रहे हैं। एक और मामला जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि कॉल आउट किया जा रहा है और वो है सदर ट्रंप और उनकी तरफ से जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर। इस वक्त जंगबंदी की सिचुएशन है, लेकिन लग ऐसा रहा है मुजम्मिल कि जंगबंदी खतरे में पड़ गई है। खतरे में पड़ गई है, रिपोर्ट्स कुछ डिफरेंट अमेरिकन मीडिया के अंदर से जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो तमाम तर रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो हमें ये नहीं बता रही हैं कि द वॉर इज गोइंग टू स्लो डाउन। पहली बात ये है कि आप मामलात पे स्टॉल इस तरह से कर रहे हैं कि आप उन मामलात पे आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी ये है कि आपने अपनी फौज को तरतीब इस तरह से दे दी है, ये जो पिछले कुछ अरसे में हम लोगों ने 15 दिन की जंगबंदी देखी थी कि इसके दौरान नया अटैक होता हुआ प्लान पोटेंशियल होता हुआ हमें नजर आ रहा था, जो अब हमें नजर आ गया है। तो मुज़ाकरात में ये तातुल ख़त्म करने का एक अदद इमेज दिया जा रहा था, क्या ये असल है या जंग के इख्तिताम से कबल एक फैसला कुन दबाव डालने का एक अदद जो प्लान था वो हमारे पास ऑन ग्राउंड आ रहा है? जितनी ज्यादा लग रहा है ना कि एक उन्होंने कहा था स्टॉर्म इज कमिंग, स्टॉर्म इज कमिंग तो कहा है, लेकिन इसके साथ वेस्टर्न मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है, अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो एडवांस हो रही हैं। अभी सारी सिचुएशन के ऊपर 62nd डे है इस वॉर का और अब कांग्रेस जो है अमेरिका की वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो कर्ब कर सकते हैं उनकी पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर को। तो लेट्स सी कि क्या वाकई में उनकी फंडिंग को रोका जा सकता है। एंड देन पीट हेग्सेट जो इस वक्त कांग्रेस के सामने पेश हुए थे ओवरसाइट कमेटी के सामने, उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। सारी सिचुएशन पर फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सारे मामले को। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 62वां दिन है, 60 दिन का वक्त होता है किसी भी प्रेसिडेंट के पास कि अगर वो कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर अटैक कर दें या जंग में चले जाएं। आपको लगता है कि ट्रंप की मुश्किलात बढ़ेंगी और ये जो नए अटैक की बात की जा रही है ये इसलिए भी है कि कांग्रेस को भी फोर्स किया जा सके कि वो रश ना करें ट्रंप को? जी, मदू करने पर मशकूर और सुबह बखैर आपको और आपके नाजरीन को। आज मे डे आपने बताया और है, तो पहले तो देखें कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो नया मोड़ दे दिया है, ये तमाम जो पहले गुफ्तगू चल रही थी उसका हमारे मजदूरों पर क्या असर है, पूरी दुनिया पर है। मजदूर जरा ज्यादा कस्म तसीम के आलम में हैं
तो मजदूरों की शान में सिर्फ मैं एक शेर के साथ फिर आगाज करके आपके सवाल का जरूर, जवाब इरशाद। देता हूँ कि पसीने की हर बूंद है इज्जत की निशानी, ही लोग बनाते हैं दुनिया की कहानी। तो ये उनकी ऑनर में मैंने वाह। सोचा कि ये कह बहुत दिया अच्छा, जाए बहुत शेर। अच्छा। इस वाह। धूप और वाह। तपती धूप में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मेरा सलाम। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस इस वक्त नरगे में है उसका नाम है नरगा, उनके इर्द गिर्द बिछाने वाला वो है इजराइल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक मकमसे में डाल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक मकमसे में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह मकमसे में डाला है? वो इस तरीके से कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये 287 नॉमिनेशन जो हुई हैं नोबेल प्राइज की, जिसमें कम्बोडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए इनाम के लिए किया है, उनका नाम रिपोर्टेडली पहुंच गया है नोबेल प्राइज कमेटी के पास, वो कि वो 50 साल के लिए सीक्रेट होता है। उनकी ख्वाहिश तो ये है कि वो दुनिया में अमन के दाई के तौर पर जाने जाए, जैसे कि बार बार वो कहते हैं कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई। और कल भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने 2 से 3 करोड़ अफराद की जानें बचाई, जो कि चले हकीकत भी है, क्योंकि 2 न्यूक्लियर ममालिक अगर भिड़ पड़ते तो ऐसे ही होता। लेकिन उसके बाद के साथ साथ इजरायली लॉबी, हालांकि बहुत अच्छी तरीके से टेबल टॉक चल रही थी, डायलॉग चल रहे थे, पाकिस्तान अब भी मीडिएटर का किरदार बड़ी बखूबी सरअंजाम दे रहा है। और उसके बावजूद इजरायली लॉबी जो थोड़ी सी मध्यम पड़ी थी, मालूम होता है दोबारा तेज हो गई है। और यही वजह है कि वो एक मुख्तसर बहुत ताकतवर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा सर, अगर हम लोग इस सारे वॉर प्लान को हम लोग अकाउंट में लेते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जिस वक्त सीज़ फायर की बात शुरू करवाई गई थी, एन उसी वक्त अपनी रीइंफोर्समेंट्स भिजवाना शुरू कर दी थी मिडल ईस्ट में, और वहाँ से जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी रिपैट्रिएशन भी शुरू कर दी गई थी। दैट डज नॉट लुक लाइक अ प्लान फॉर पीस, इट लुक्स लाइक अ प्लान फॉर एन ऑफेंसिव। ईरान कॉट देम बाय सरप्राइज। अब अगर हम लोग देखते हैं करंट हालात को, तो यहाँ पे हमें कांग्रेशनल अप्रूवल मिलती हुई नजर आ रही है, बिकॉज अंदर जो फ्रैक्चर है उसके अंदर पावर डिवाइड हुई है बड़े बुरे तरीके से अमेरिका के अंदर। पीपल हु आर अगेंस्ट द वॉर आर नॉट द वंस मेकिंग द डिसीजंस। आपको क्या लगता है? जी, पहले सवाल के आपके 2 हिस्से। पहला हिस्से में तो आपने रिप्लेनिशमेंट की बात की है कि अमेरिका के जितनी भी साजो सामान और आर्म्स एमुनिशन खर्च हुआ था इस जंग में 28 फरवरी के बाद जो कोई जंग रही जारी, उसमें उसको रिप्लेनिश, ये एक खैर अस्करी तरीकाकार भी है, लेकिन जो तैयारी नजर आ रही है उससे नजर आ रहा है कि वो अपने दोबारा साजो सामान, और एक थिंक टैंक है अमेरिका का बहुत मशहूर, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा इनके आर्म्स एमुनिशन तबाह किए थे ईरान ने, तो ज़ाहिर उसकी रिप्लेनिश कर रहे हैं ताकि वो जो दूसरा मंसूबा है, एक मंसूबा तो है कि किसी तरह ईरान मान जाए जो इनरिचमेंट की वो बात कर रहे हैं और बाकी बातें, और दूसरा ईरान उस पर डटा हुआ है हरमुज के हवाले से और इनरिचमेंट के हवाले से, तो दूसरा उनके पास ऑप्शन जो रह जाता है वो हमला करने का। दूसरी बात आपने कांग्रेस की कांग्रेस की अप्रूवल, अगर आप बात कर रहे हैं कि 60 दिन की जो अप्रूवल जो होती है वॉर पावर प्रेसिडेंट की 1973 के उनके मुताबिक, वॉर पावर के मुताबिक उसका 1544 रेजोल्यूशन है, उसके तहत वो उसको 60 दिन तक और उसके बाद फिर 90 दिन के लिए 30 दिन की और दरखास्त देती हैं, नोटिफाई करते हैं सिर्फ कांग्रेस को, कांग्रेस से इजाजत नहीं लेते, नोटिफाई करते हैं। अगर उस नोटिफिकेशन में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि सदर अमेरिका वो ये साबित करें कि अगर हम इस जल्दी में उनको विड्रॉ करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है हमारे फौजियों को, तो ऐसी सूरत में नोटिफाई करके और फिर 30 दिन और, मेरा अपना मानना ये है कि 30 दिन उनको, आज फर्स्ट है, आज ही उसका डेडलाइन है, आज उनको 30 दिन और वो नोटिफाई करके हासिल करेंगे, और इसी 30 दिन में उनको जो भी फैसला करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उनको अपने फौजी भी वापस इन्हीं 30 दिनों के अंदर बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 30 दिन की एक्सटेंशन भी अगर मिलती है वो इसीलिए होगी कि आप अपने आसानी से जो है ना और महफूज तरीके से अपने सोल्जर्स को वापस ला सके, कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर सीज फायर कहाँ पर स्टैंड करता है? क्योंकि लास्ट जो सीज फायर एक्सटेंड किया गया था वो ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये तब तक के लिए जब तक टॉक्स का कोई काबिले जिक्र डेवलपमेंट हमारे से नहीं आ जाती है। एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि वो एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये सीज फायर कहाँ पर स्टैंड करते हैं? एंड देन
ईरान तो फिर तैयार है। आपको लगता है कि ईरान इस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स में आ रहा है अमेरिका के या ट्रंप के? जी, ईरान अब तक तो प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आ रहा है। अब और दूसरी ये है कि आपने सीज फायर की बात की। सीज फायर पार्शली तो अब भी लागू है, लेकिन जाहिर है सीज फायर तो पूरा 100% नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ब्लॉकेड शुरू हुई तो सीज फायर बात तो वैसे ही खत्म हो गई। ब्लॉकेड बाई इटसेल्फ इज इट टेंटामाउंट्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो उसमें अब बात कर लेते हैं कि ईरान तैयार है। ईरान के नेवल चीफ कहते हैं कि हम ऐसी वेपन इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, मेरा ख्याल है उनका इशारा है सुपरसोनिक मजीद एडवांस वेपन जो हैं, ऐसे हम वेपन इस्तेमाल करेंगे कि एनिमी जो है यानी उनके दुश्मन वो कांपना शुरू हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि आपके जो बहरी बेड़े हैं उनकी अब आप हिफाजत कर लें। पिछली दफ़ा जो उनको नुकसान पहुंचा था उससे के अलावा ये एरोस्पेस के उनकी कमांडर ईरान के कहते हैं, जनरल मूसवी उनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम कैरियर ग्रुप को अपने आप बचाएं, आप बड़े लकी होंगे। फिर ईरान का टारगेट डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? क्या फिर हम सी के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे या फिर अगेन खलीजी रियासतों में जो बेसिस मौजूद हैं वहां पर देखेंगे? इजराइल को टारगेट देखेंगे? इंटरकॉन्टिनेंटल तो अभी मौजूद नहीं है अपेरेंटली, जितना हमें पता है। अंदर बाकी आप शायद ज्यादा बेहतर जानते हो। जी जी हाँ, ऐसा ही है कि उनके इंटरकॉन्टिनेंटल मासिवा एक डेगो गार्शिया में जो उनका मिसाइल लॉन्च हुआ था जिसको कि ईरान ने ऑन नहीं किया, और इसको दुनिया भी नहीं कहीं तस्दीक करती है कि इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इस वक्त, और उनको ज़रूरत भी नहीं है उनसे। उनको ज़्यादातर तो प्रॉब्लम उनको इजराइल के साथ है ज़्यादा, और बाकी जब अगर उनके नज़दीक आते हैं जैसे कि बहरी बेड़े वगैरह। तो आपने बात दूसरी शायद की इसका बेसिस के बारे में जो गल्फ में है, ये जहाँ से उनके ऊपर हमला आएगा ये अपना हक महसूस करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पहले भी ईरान ने रिटेलिएट किया था जब उस पर हमला हुआ था। ईरान ने तो किया था। सर, ईरान हमला तो नहीं करता। 6000 साल की उनकी हिस्ट्री है। ईरान ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश किसी को जाके नहीं की, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला किया गया 6000 ईयर्स में देयर हैव बीन बिग वॉर्स दैट ईरान हैज बीन अ पार्ट ऑफ, या ये पर्शियन स्पीकिंग बेल्ट जो है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आते रहे हैं पिछले 6000 साल में, और बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर हम देखें इनके पास स्ट्रेटेजिकली अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने जानदार मौजूद नहीं है जिसका हमें डोनाल्ड ट्रंप बात करते हुए नजर आते हैं, और वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ हम लोग इनके एयर स्पेस के अंदर अपनी फ्लाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं ऑफेंसिव। लेकिन एट द सेम टाइम जो डाउन्ड जेट्स हमें नजर आते रहे हैं पिछले पार्ट ऑफ वॉर के अंदर, हमें जो वो मसला नजर आता रहा है, अमेरिकन जहाज कभी गिर रहे हैं, कभी अपने फौजी भी गायब हो गए हैं उनके। तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रवाडो है ये पोस्चर ज्यादा है एंड इजंट बैक्ड बाय फैक्ट्स, या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इज सीरियस अबाउट कंडक्टिंग एयर रेड्स दैट ही इज थ्रेटनिंग ईरान अबाउट? रेटरिक ज्यादा लग रहा है वैसे। रेटरिक ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल। That's right, I agree with that. Rhetoric ज़्यादा लग रहा है. Donald Trump by himself, he would rather like that it should be done through the table talk. The ceasefire should end towards the deal. But somehow the Israeli lobby, as I was saying, that probably that is after Trump. And for this, Hillary Clinton had already said that Donald Trump, he is having a thin skin, and anyone can get under the skin and get the decision made. ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था आज से कुछ अर्सा पहले। तो कहने का मकसद ये है कि यस, अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर अपनी बात करें, इसीलिए आपको जो तजाद किस्म के जो बयानात आते हैं, ये वेवरिंग किस्म के बयान नजर आते हैं, वो यही वजह उसकी बेसिकली और फंडामेंटली यही नजर आता है। लेकिन अगर आप बात करें कि चांसेस किसके ज़्यादा हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा अगर रास्ता मिल जाए तो ही वुड गो फॉर द डील। लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं, और इजराइल को अगर देखा जाए कि इजराइल की मंशा और ख्वाहिश क्या है, उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कल क्या बयान दिया है, वो कहते हैं कि जी हम तो डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को और जल्दी कर देंगे। तो ये उनकी एक ख्वाहिश शुरू से रही है कि एक ही मुल्क ऐसा रह गया है जो मज़ाहमत करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी एक नया स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है, और काफ़ी वो यही अगेन उन्होंने दोहराया है, इस बात को रिटरेट किया है कि हम जीत चुके हैं ऑलमोस्ट इस जंग को। तो डेफिनेटली 90% तबाही कर दी हमने, 90% तबाही कर दिया एग्जैक्टली। फिर वो 40,000 से ज़्यादा लोगों को ईरान ने जो है ना कत्ल कर दिया है। मैंने 8 ख़वातीन की वहाँ पर जान बचाई। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच
मच हमें ज्वाइन करने के लिए, Thank अपना you, sir. कीमती वक्त देने के लिए। My एंड आई pleasure. रियली एंजॉय योर पोइट्री। जब भी आप आते हैं ना तो मज़ा आता है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, ट्रंप की तरफ से जो बात की गई है, जो अभी तक स्टेटमेंट आ रहा है, उसके अंदर ये भी बात की है कि जैसे ही ये जंग खत्म होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब ये सिग्निफिकेंट इसलिए है, काबिल ज़िक्र इसलिए स्टेटमेंट, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है इजाफा। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से कर दिया गया है इजाफा, और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमतें तकरीबन दोनों की 400 रुपये के करीब 400 रुपये के करीब पहुंच चुकी हुई हैं। और फ्यूल के इतने ऊपर जाने की वजह से जो डिस्टेंसेस थे इवन बाइक यूज़ करने वालों के लिए वो भी इस टाइम पे डबल हो चुके हुए हैं, और हमारे पास लाइफ कुछ तंग होती जा रही है इस महंगाई की वजह से। अब जी, और अब हमारे पास जिस तरह से हमें पता है कि हमारे पास हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी ऊपर की तरफ जा रही हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, हमारे पास पेट्रोल की कीमतें भी टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रही हैं। हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 399 रुपये 98 पैसे हो गई है। मतलब अब पैसों वाले हिसाब को आप छोड़ दें, मोटा मोटा 300 400 500 600 हम लोग उस गैप में एंटर हो रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, आलमी मार्केट जो है उसके अंदर तेल की कीमतों के अंदर शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और इस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से हमारे पास एनर्जी मार्केट्स में भी फ्लक्चुएशंस नजर आ रही हैं। मशरक़ वस्ता के अंदर कशीदा सूरत हाल, खुसूसन आबनाए हरमुज़ की बंदिश, और मैं एक 20% का फिगर पूरे मीडिया के ऊपर सुनता रहा हूँ ऑयल से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत कम लोग बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के रॉ मटीरियल्स की मूवमेंट और गैसेस जो यूज़ होती हैं उनको बनाने में वो भी वहाँ से मूव करती हैं, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी का इशू भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से टुवर्ड्स नॉर्थ क्लाइंब कर सकता है। अब इस टाइम पे 4 साल की बुलंद तरीन सतह पे रेट्स पहुंच चुके हैं ऑयल के, यानी कि आपके पास हुई है इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है, 124 से 114 पर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ कम हो, बट अगेन कम तो नहीं किया लेकिन इजाफा किया, और इजाफा भी अपेरेंटली जितने इजाफे किए जा रहे थे उससे थोड़ा कम है, तो थोड़ी सी जरा तसल्ली अभी भी दिल में है हमारे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये ठीक किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे दिल की आवाज़ तो ये है कि नहीं ठीक किया गया, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सिस्टम को समझाते हैं हमें। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये लास्ट जब हमने चेक किया था 124 से 114 पर आ चुकी थी कीमत ब्रेंट क्रूड की, लेकिन उसके बावजूद कमी नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसका रीज़न? तो एक तो ऑन अ लाइटर नोट लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम, और वो ये है कि देखिए 400 नहीं है कीमत, इट्स 399। इट्स लाइक यू गो टू अ शॉप एंड वो जो कीमतें हैं वो 4, सो लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ गुड नोट। दूसरी बात ये है कि देखिए कि पाकिस्तान की जो कीमत है उसमें तकरीबन 50%, आई थिंक 54% पेट्रोलियम बढ़ गया है फरवरी 27 से जब ये वॉर शुरू हुई, और तकरीबन 45% डीजल बढ़ गया। दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एवरीवन इन द कंट्री एंड ग्लोबली। ये जो भी ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक हैं उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। आई मीन इसमें कोई दो आ रहा नहीं। पाकिस्तान की केस में एक पिक्यूलियरिटी ये आ रही है कि हमने एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ तय किया हुआ है। हमने फंड को ये कहा हुआ है कि हम 80 रुपए पेट्रोल पे रखेंगे और 80 रुपए डीजल पे रखेंगे, और 1468 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे उसमें। अब उसमें जरूर बात की जा सकती है कि इसको कम करें। सो अभी इस प्राइस में जो रिफ्लेक्टिव है मेरा ख्याल है कि कुछ डीजल पर 29 रुपए के करीब जीरो थी, शायद पीडीएल को बढ़ाने की बात हुई है। सो थोड़ी सी डीजल की प्राइस आपको ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जो हार्वेस्टिंग सीजन है, डीजल की फुल इस वक्त इस्तेमाल की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट भी उस पर कैरी होती है। बट दूसरी तरफ यह है कि चूंकि 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफपीआर का इन रेवेन्यू कलेक्शन इन द फर्स्ट 10 मंथ्स, इसका तनाजुल ये है कि 14,000 अरब कलेक्ट करने हैं। अगर 12 महीने खत्म हो तो शायद हम 13,000 के करीब खड़े होंगे। इसमें कुछ जंग का आंसर है, कुछ इकॉनमी जिस तरह बिहेव कर रही है, कुछ हाई टैक्सेशन का आंसर है। सो इफ यू पुट टुगेदर एवरीथिंग, तो ये सारा कुछ जो है ये इसको रिफ्लेक्ट करता है जहां पे आज खड़े हैं। ये तो चलो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी या अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हैं। अगर ये सिचुएशन ना होती या फिर ऑयल की कीमतें इतनी ऊपर ना जाती आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से, फिर ये शॉर्टफॉल जो एफबीआर का ये कहाँ से पूरा करते, बाकी चीज़ें महंगी करके? देखिए ये शॉर्टफॉल फिर इस तरह पूरा होता है जिसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मिनी बजट
या थोड़ी सी टैक्सेशन के निज़ाम में रद्द-बदल। जब भी IMF का प्रोग्राम होता है तो कंटिजेंसीज जो हैं वो रखी जाती हैं कि अगर ये नहीं होगा तो 5 से 8% कर दें इस चीज़ को ताकि इसको पूरा किया जाए। फिर कुछ वन ऑफ्स होते हैं कि कोई सेल्स टैक्स फंसा हुआ है कोर्ट केस में तो 300 अरब वहां से ले लें, सुपर टैक्स की कलेक्शन कोर्ट ने होल्ड की हुई है वहां से कलेक्ट कर लें। तो इस तरह की जो कंटिजेंसीज हैं वो सिस्टम में बिल्ड की जा सकती है। स्किमिंग के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है इस डेफिसिट को आने वाले बजट के लिए। जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं, आज की बात नहीं, आप पिछले 30 साल से देख लें तो हम एक ही कहानी सुन रहे हैं। कहानी क्या है कि हम रियल एस्टेट को टैक्स करेंगे, हम होलसेल और रिटेल को टैक्स करेंगे, हम पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाएंगे, हम ब्रॉड बेस करेंगे, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करेंगे। सो इट्स द सेम स्टोरी, बट जब हम उसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो हमें बहुत सी हेडविंड्स मिलते हैं और हम ये कर नहीं पाते। और फिर मैन्युफैक्चरिंग पर, और आप दोनों बहुत अच्छे एंकर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाईएस्ट पेड एंकर हैं कंट्री के, तो आपका जो टैक्स रेट है वो अच्छा 30% नहीं है। नहीं आप कहें बहुत अच्छा लगता है। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आपकी तरफ से ही मैनिफेस्ट हो रही है। प्लीज कंटिन्यू। आमीन। सो अब देखिए ना, थोड़ा सा मुल्क को इस कोविड-2 में से गुजर रहे हैं, इसके बाद ये तो सोचे ना कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कोविड-1 के बाद ये डिस्कस किया था कि हम बिल्ड करेंगे। कोविड-2 में से गुजर रहे हैं, 6 साल बाद भी अगर मैं यही कहूँ कि हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जीरो थे व्हेन वी वेंट इनटू द कोविड-2, या ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है या मिडल ईस्ट की वॉर है, सो देन दैट्स नॉट अ स्टोरी ना। तो फिर तो बात वहीं आके रुकी ना कि एनर्जी इन पाकिस्तान इज अ गवर्नेंस इशू। एक कंसल्टेंट भी हायर किया, आई कैन इवन टेल यू दैट। एक कंसल्टेंट हायर किया कोविड के बाद, उसने एक रिपोर्ट भी बनाई, मुझे नहीं मालूम उस रिपोर्ट का क्या हुआ, पर ये मुझे मालूम है कि 27-28 दिन के कमर्शियल जो सिस्टम में तेल था, क्रूड और पेट्रोलियम मिला के, वही था। जो सरकार के पास रिजर्व्स होने हैं वो नहीं थे। या प्राइवेट सेक्टर के पास रिजर्व्स होल्ड करने थे वो नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक ज़रूरी जो पार्ट है जो कि हम लोग मिस करते हैं डिस्कशंस में यूजुअली, वो ये है कि एनर्जी का शॉर्टफॉल हम लोगों ने किस तरह से बाहर के इंस्टीट्यूशंस को पैसे वापस देने हैं। सादा आदमी इन मैट्रिक्स को नहीं समझ पाता और उसकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है वो नहीं समझ पाता। सो इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब होने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे अपना रोल अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं, और हम लोग कितना झटका है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में? एक तो ये बात बड़ी अहम है कि इस वॉर का जो टाइम पीरियड है दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पाइक इटसेल्फ। अगर तो स्पाइक आती और मिडल ईस्ट की वॉर, लेट से सेकेंड राउंड जो पाकिस्तान ने एक भरपूर कोशिश की, वो ख़त्म हो जाता और वो पाए तकमील को पहुंचता, तो आज तेल की कीमत शायद $85 या $90 होती, और आगे मैं आपको ये कह सकता कि यू विल सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। दैट वुड हैव बीन द स्टोरी। इसी के साथ सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने, चलें ठीक है, ये आपने बता दिया। जो छोटा सा क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत बुरे हालात में से गुजर रहा है। पिछले 4-5-6 साल की पॉलिसीज़ ने जो है वो गंदम उगाने वालों को और गन्ना उगाने वालों को तबाह करके रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपोर्ट होती थी दवाइयाँ, जो हम लोगों ने वायरसेस के अगेंस्ट स्प्रे करना है, कीड़ों के अगेंस्ट स्प्रे करना है, वो तमाम भी उस रूट पे बंद हो चुकी हुई हैं। हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इस तरह से हम लोगों ने खादें इस्तेमाल करनी है, डायमोनियम फॉस्फेट यूज़ होता है खाद के तौर पर, और कई ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं इसके अंदर, ये भी अब मार्केट में शॉर्ट मौजूद हो जाएंगी जल्द, कि ये नहीं मिलेंगी मार्केट में। हम लोग इस चीज़ से आने वाला इम्पैक्ट किस तरह से पूरा करेंगे अगर हम लोग अपने मुल्क को देखते हैं तो इस जंग में? तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने अभी लिखा भी है इस पे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें स्पेशली जो वीट की प्रोडक्शन आ रही है, आई एम होपिंग कि वो इतनी हो कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। नंबर 2, फर्टिलाइजर को जो एक तो उसको गैस जो है वो ऑफलाइन गैस होती है, वो भी दी जा सकती है, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमत बहुत बढ़ गई है, हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस शॉक होगा अगर हम करेंगे। सो हमें उसको जो गैस देनी है वो करनी चाहिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि स्टेट हैज़ प्लेड वेल।
आपके घर पे उन्होंने 2-3 जो टाइमिंग फिक्स की है जिस पे गैस आ रही है, जस्ट टू इंश्योर इवन पावर की अगर शॉर्टफॉल करनी पड़े, इंश्योर करें कि फर्टिलाइजर को गैस जो है वो पूरी जा रही हो ताकि इसमें प्रॉब्लम ना आए। तीसरी चीज़ डीजल की फराहमी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इन्होंने ये 399 कर दिया। मैं होता तो शायद फंड को ये कन्विंस करता कि हार्वेस्टिंग सीजन में डीजल पे ट्यूबवेल से लेके सारी ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है, ये काम ना करें और डीजल को नीचे रहने दें। नंबर 4, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, उनका शॉर्टफॉल भी आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही है। उसका जवाब ये है कि डिफरेंट रूट्स ढूंढे जा रहे हैं दुनिया में। सो दी हुकूमत and the big private sector has to be very very proactive और जायजा सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ना लें बल्कि जिन सब चीज़ों का आपने जिक्र किया है उन सब का जायजा लें एंड मेक श्योर करें कि जो उनकी सप्लाई है फॉर हार्वेस्टिंग सीजन एंड अदरवाइज जो है वो मेंटेन हो रही हो। इसी को जिसे कहते हैं डेफ्ट या वेरी हाई क्वालिटी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहते हैं इन द शॉर्ट रन टू मेंटेन दैट। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेट बैंक के रिजर्व्स की सिक्योरिटी और आखिर में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी। ये 4 सिक्योरिटीज हैं जिसकी मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे मुल्कों को करनी चाहिए। यही वो स्टेबिलिटी फराहम करता है। मैनेजमेंट की क्योंकि बात करें डॉक्टर साहब, अभी ऑयल प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ही रही है गवर्नमेंट और लग ऐसा रहा है जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगी। हमें क्या डिमांड भी मैनेज करने की ज़रूरत है क्योंकि इंपोर्ट बिल भी तो बढ़ता जाएगा अगर हमारी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है? डिमांड कारपूल कर सकते हैं, किया जा सकता है। आप कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहती हूँ जी। मैं गवर्नमेंट लेवल पे कह रही हूँ इंपोर्ट बिल के लिए क्या वहाँ पर डिमांड को भी मैनेज किया जाएगा इंपोर्ट बिल ताकि बहुत ज़्यादा ना बढ़े? तो अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पे आपने बात किया है। आई मीन यू नो जो ममालिक तेल को इंपोर्ट करते हैं, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप भी करता है और अफ्रीका भी करता है। और कौन से ममालिक हैं? रशिया, नॉर्वे, यूएस और मिडल ईस्ट। ये एनर्जी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। जो इंपोर्ट करते हैं उनका बेस्ट स्ट्रैटेजी इंस्ट्रूमेंट इज डिमांड कर्टेलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी। सो लेट्स टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहले वो क्या कर सकते हैं, फिर मैं पब्लिक सेक्टर भी कमेंट कर दूंगा। सो आई विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। कार पूलिंग, शेयरिंग राइट्स, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल जब भी जाएं, ज़रूर आपके एरिया में बच्चे रहते होंगे, मोटर बाइक पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, जिस तरह जाएं। कंबाइन ट्रिप करें तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल को करें, मोटर बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। 20% का हदफ सेट करें मई में कि आप अपना जो बिल है पेट्रोलियम का वो ड्रॉप कर देंगे। नंबर 2, एलईडी बल्ब्स के अलावा बल्ब ना जलाएं। एसी को 26 नहीं बल्कि 27 पे रखें सो दैट योर कंफर्टेबल शेड्स गिराएं। यू नो दिस ऑफ पीक 5 बजे से रात को 11 बजे तक कोई इस्त्री, कोई वॉशिंग मशीन, कोई चीज ना जलाएं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को बिल्कुल गिरा दें। क्यों? क्योंकि उस वक्त पीक आवर्स आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा आपको बिल आ रहा होता है। ड्रॉप योर बिल बाय 15% इफ यू डू दिस एग्जैक्टली। अपने कूलिंग सिस्टम के बाद 2 चीजें, वेंटिलेशन एंड शेडिंग, इनको मेंटेन करें। और सबसे ज्यादा अपनी ग्रोसरी करें उन बाज़ारों से जहाँ पे सामान बल्क में सस्ता मिलता है और ऐसे बाज़ार एग्जिस्ट करते हैं, और 2 हफ्ते की करें ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। तो आखिर में मैं अपने घर में एक बात कहता हूँ कि 12 बजे से 2 बजे तक गैस आती है, आप शाम का खाना भी उसी वक्त अगर इकट्ठा करके बना लेंगे। ये 73 के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक है, तो आप इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का ड्रॉप कर देंगे बिकॉज हमें एलएनजी नहीं मंगवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हमने आगाज क्योंकि किया था एक अज़राए तफन्नुन से किया था, मैं चाहूँगी इख्तिताम भी वैसे ही करें। कल ही हम बात कर रहे थे कि इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर हमने क्या क्या कुछ देख लिया है। हमने कोविड भी देख लिया है, हमने जंगें भी देख ली हैं, हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी देख ली है, इस वक्त ये आपने हुर्मुज़ का बंद होना भी देख लिया है। आई डोंट नो आगे और क्या क्या देखना रहता है, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं जिसके जरिए छोटी छोटी सिलियाँ जो करके आप अपने बिल को कम कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अब एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और जब बात होती है एक्शन की तो हमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, जैसे कि एक्शन लिया गया है पंजाब बार काउंसिल की जरूरी था। और मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मैं थोड़ा सा हैरान भी होगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि क्या ऐसे वकला भी मौजूद हैं जिनकी डिग्रीज
जो हैं वो अटेस्टेड नहीं है, बट वो फिर भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। इनकी टोटल तादाद व्यूअर्स है 1200 कि जिनको जो कि है वो ये बताया गया कि आप लोगों ने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है और इनकी कॉन्फर्मेशन आपने लेके आनी है, नहीं तो आपके लाइसेंसेस, ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि उनके पास लाइसेंसेस भी हैं जिसको कैंसिल करने के बारे में कहा गया है कि इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि इनमें वो वुकला भी शामिल हैं कि जिन्होंने बड़े इंस्टीट्यूशन से डिग्रीज ली हैं जिनकी डिग्रीज अभी तक अटेस्टेड नहीं हैं। और इस सारे मामले के ऊपर एक कदर तशवीश का आलम भी फैल चुका है। लेकिन हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या ये स्टेप शफाफियत की वजह से लिया जा रहा है? क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ज्यादा बढ़ेगी, ट्रस्ट सिस्टम में ज्यादा बढ़ेगा, या फिर ज्यादा बढ़ेगा? हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिस्टम में ज्यादा बढ़ जाएंगी। जस्ट इमेजिन ना, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब पीआईए की बात हुई थी उस वक्त भी ये बात कर दी गई थी असेंबली के अंदर खड़े होकर कि भाई लाइसेंस उनके असली मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लेन उड़ा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पीआईए की बहुत ज्यादा उसके तशख़्ख़ुस के अंदर जो है ना कमी आई थी। बहरहाल जी, इस वक्त सिचुएशन क्या है और वाकई में क्या ये नए इंडक्ट होने वाले वुकला थे या फिर वो वुकला हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में मौजूद थे? ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुमेरा हुसैन साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। सुमेरा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप रीज़न बता दीजिए इस फैसले के पीछे क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई जिसके बाद ये फैसला किया गया कि नोटिस जारी किए जाएंगे उन 1200 वुकला को जिनकी डिग्रियाँ अटेस्टेड नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। जैसे आपने अभी बात की कि क्या रीज़न थी, बेसिकली इशू ये था कि हम जब वेरिफिकेशन के लिए पंजाब बार जो काउंसिल जब वेरिफिकेशन के लिए डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जब हमारे पास डिफरेंट कंप्लेंट्स आई कि कुछ जाली वुकला जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर हमने उसको ज़ाहिर सी बात है हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया इस सिलसिले में। तो जब हमने वेरिफिकेशन के लिए डिग्रीज भेजी यूनिवर्सिटीज़ को, तो हमारे पास डिग्री अटेस्ट होके आ जाती थी, और जब अटेस्ट होके उन्हीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो सिंध की स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे वापस आई, तो हमने जब देखा तो अगेन हमारे पास कंप्लेंट आई। जब हमने थोड़ा सा उसको फर्दर उस पर काम किया तो हमें पता चला कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो अमला था वो उसके साथ मिला हुआ था, और उन लोगों ने क्या करते थे कि यहाँ से पंजाब बार से हम डिग्री वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भेजते थे, और वो बाहर से जिस तरह का एक सिलसिला उन्होंने एक पूरी टीम थी, और अब वो हमारी पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की एफर्ट्स की वजह से, और जो हमने क्रैकडाउन किया और जो हमने जाके वहाँ ख़ुद हम लोग वहाँ गए और हमने इस चीज़ को नोटिस लिया कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उनकी हमने डिग्रियाँ जो हैं हमने नोटिस किया कि ये लोग स्पेशली ये कर रहे थे कि हमें 100-200 डिग्रीज आ रही थी वेरीफाइड होके। जब हम उनको दोबारा चेक कर रहे थे तो वो अमला जो है वो हमें नकली जो है ना फेक डिग्रीज बेच रहा था। फिर इस पे हमने जाके पंजाब बार ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने जाके HEC डॉक्टर नियाज साहब से हमने मीटिंग की, हमने उनको ये प्रॉब्लम उनसे साथ शेयर किया, फिर उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत सीवियर हमारे साथ बहुत काम किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। ये जो 1200 वुकला हैं ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि लाइसेंस होल्डर है, प्रैक्टिस कर रहे थे और जाके ये अदालतों में केसेस भी लड़ते थे आम लोगों के। मैं तो ये सोचूं कि अगर मैं कोई केस लेकर जाऊं और कुछ जाली वकील हो तो मैं तो फिर हार जाऊंगी केस। हाँ नहीं बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेटली वो वुकला जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, जाहिर सी बात उनके पास लाइसेंस भी था, तो लाइसेंस के साथ आप यू कैन अपीयर इन कोर्ट्स एंड यू कैन टेक केसेस। तो वो ये बड़ा एक मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए भी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि सही सी बात है कि ये एक वेरी जो प्रिविलेज्ड प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी में हम लोग एज ए वुकला जो कि मेहनत करके पूरा एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए होते हैं, उनके लिए भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जिन लोगों को हमने भेजा ये तो अभी और भी हम निकाल रहे हैं, हमने बड़ी सीवियर इस पे जो है एक्शन लिया हुआ, और हम हम सब थोड़ा सा आपसे इंसाइट लेना है। ये लीगल फ्रेटर्निटी जो है हमारी वो बहुत स्ट्रांग है, सबसे बेहतर असेंबल्ड और सबसे ज़्यादा जेल टुगेदर हुई भी जो कम्युनिटी हमें नज़र आती है वो डॉक्टर से भी ज़्यादा हमें वुकला की नज़र आती है। इन द फेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं, आंसू गैस में खड़े होते हैं, शेलिंग में खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप उठाया गया है क्या इसको नेगेटिवली देखा जाएगा कम्युनिटी के अंदर?
नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी मैडम ने आपके साथ बात की कि मैं खुद हैरान हूँ कि क्या मैं अगर देखिए ना नेगेटिवली ये नहीं, इसको मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव एक्ट है पाकिस्तान पंजाब बार का, क्योंकि उसमें ये कनेक्टिवली किस तरह इतने ढेर सारे वकला जो उन्होंने डिग्रियां नहीं ली, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको लॉ का पता नहीं, वो अगर किसी गरीब बंदे का केस लेके जाते हैं या किसी साल का केस पेश करते हैं और बाद में पता चलता है कि वकील ही जो है वो जाली है, तो आप खुद सोचे कि उस बेचारे का कितना नुकसान है। बहुत ये तो आप अच्छा वकील वकला की बात कर रही हैं। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं पाकिस्तान के अंदर के जजेस की डिग्रीज के ऊपर बात की जाती है और जजेस की डिग्रीज को चैलेंज करते हैं वकला। आपको भी पता होगा उस केस के बारे में। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताइए, आप ये जो 1200 केसेस हैं, ये जो 1200 वकला हैं, सवाल ले लीजिएगा मेरा प्लीज, ये 1200 वकला, इनके बारे में क्या शिकायत आई थी या फिर इनको चूज किस तरह से किया गया? पता कैसे चला कि इन वकला को ही जो है ना वो करना चाहिए, इनको भेजना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी डिग्री टेस्ट करवाने के लिए? नहीं, एक्चुअली वी डिडंट चूज, बल्कि हमने तो वी कॉट देम बेसिकली कि इनके बारे में कंप्लेंट्स थी। जब इनकी हमने डिग्रियों को चेक किया तो हमें पता चला कि ये डिग्रियाँ, जब हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी से भी फेक डिग्री आनी शुरू होगी। फिर जब हमने HEC को इन्वॉल्व किया तो जब उनसे हमें आइडिया हुआ कि ये जो कंप्लेंट्स आ रही थी ये डिग्रियाँ जाली हैं, और इसी सूरत में हमने उनको नोटिस भेजा कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि कहीं प्रोसीजर ऐसा है जो आप उस वक्त आप नहीं कर सके थे और आप अपनी डिग्री को वेरीफाई नहीं करवा सके, तो वी हैव ऑलरेडी गिवन यू अ चांस, आप जाएं अपनी डिग्री को वेरीफाई। क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो करवाना भूल गए हों या फिर उनको मौका ना मिला हो करवाने का, इसमें बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुमेरा, ये बता दीजिए, आप वैसे बता चुकी हैं कि सिंध की ज्यादातर ये डिग्रीज थी, ये बताइएगा कि सिंध के कौन से इलाके की ये ज्यादा डिग्रीज हैं, या अगर आप उस इदारे का, उस यूनिवर्सिटी का भी नाम बता सकें? नहीं, डेफिनेटली, क्यों नहीं जी। मैं ये समझती हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, उसका तो पूरा अमला जो है उसको जो मुअत्तल हो चुका है इसी बेस पे, क्योंकि वो उन लोगों ने पूरी टीम थी जो इस चीज़ के लिए काम कर रही थी, और वहीं से ये चीज़ें जो है ना हमारे सामने आई, और जिस बात पे पंजाब बार काउंसिल ने इस पे एक स्टेप लिया। मैम, जाते जाते एक और छोटा सा फैक्ट, आपने इंस्टीट्यूशन का नाम बता दिया, बड़ा इंस्टीट्यूशन है शाह अब्दुल लतीफ़, मतलब कोई छोटा नाम तो है नहीं, लेकिन पूरा अमला उनकी तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। हमारे पास इंटर्नीज आते हैं वकला के साथ, जब केसेस के बारे में उनको सिखाना होता है या उनको भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, और कभी कभार वो बच्चे अपनी डिग्रीज पूरी नहीं कर पाते, लेकिन इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं कोर्ट के वो उनको याद हो जाते हैं कि कागजात किस तरह फाइल करने हैं, चीज़ें भरनी किस तरह और जमा किस तरह से करानी है। तो अब हमारे पास ये 1200 वकील का जो केस हमने पकड़ लिया है, इसके बाद हमारे पास क्या ऐसी इंप्लीमेंटेशन हैं जो की जाएंगी एक बैरियर बनाने के लिए कि ये जो लीक है इसको प्लग कर दिया जाए? जी, ये सिर्फ 1200 की बात नहीं है। अभी तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि ये एक अभी हमने ये किया, अब देखते हैं कि और कितनी निकलती है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हम इसको किस तरह स्टॉप करेंगे, तो बेसिकली हम ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस स्टेप कि हमने अब HEC से हम जो भी बच्चा इंटीमेशन के लिए आता है, हमारे पास इनरोल होने आता है, हम उसे ये कहते हैं कि आपके पास 6 मंथ है फर्स्ट इनरोलमेंट से लेके इंटीमेशन से लेके सेकंड तक, जिस पे हमने उनको लाइसेंस देना इशू करना है, वो उनके पास 6 मंथ है, वो जाएं और जाके खुद HEC से जाके अपनी डिग्रियों को वेरीफाई कराएं, और उसके बाद हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम उनको लाइसेंस इशू करेंगे। पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म जो था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम। अच्छा सुमेरा, जाते जाते ये बता दीजिए, कोई भी साइल अगर जाता है और वकील करने के लिए, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फॉर नाउ, क्योंकि अभी बहुत सारे वकील, आपने खुद बताया, ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वो जाली हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि उससे ये यकीन हो कि जो वकील है वो असली वकील है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कि आप किस तरह जज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अपने इलाके में कुछ कोई केस फाइल करना चाहती हैं तो आपको पता होगा कि कौन से वकील वहाँ बैठे। यही वजह है, इसी चीज़ से अपनी आवाम को बचाने के लिए पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये स्टेप लिया है, ताकि हमारी जो आवाम है वो इस तकलीफ से बच सके, क्योंकि आवाम नहीं जज कर सकती कौन सा वकील जाली है और कौन सा नहीं। ये बेसिकली ये अदारे का काम है। आवाम जो है ना वो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है मुस्तफ़ा की उस फिल्म से, जिसमें वो वकील नहीं होते और जाकर एक्टिंग शुरू करते हैं और अपना नया करियर बना लेते हैं वकालत के अंदर, या फिर सूट्स एक सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा मुझे मुतासिर लग रहे हैं। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सुमेरा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है फिर। सॉरी जी सुमेरा, लास्ट कमेंट आप कुछ करना चाहेंगी, देन विल गो टू ब्रेक।
हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह मैं सब आपकी टीवी के थ्रू मैं उन लोगों को जिनको हमने भेजा हुआ नोटिफिकेशन, मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी जो डिग्री अगर आप समझते हैं कि वो फेक नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं और उनको हमें भेजें, अदरवाइज हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुमेरा। जितने भी वकला में देख रहे हैं अपने जुड़न को अटेस्ट करवाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जो कि एक नई प्रॉब्लम बन सकती है। और जितने भी जाली वकला प्लीज़ हमारी जान छोड़ दें प्लीज़, हम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, अब आप भी आगे हैं परेशान करने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, स्पेशली लेबर्स के लिए, उन मज़दूरों के लिए, और ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार होते हैं। आपको अक्सर रास्ते में आते जाते जब आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस आ रहे हैं तो नज़र आता होगा। हमें भी अक्सर, आज भी हालांकि छुट्टी का दिन है, आ रहा होता है, उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है, बट अगेन आज भी वो काम करते हुए सड़कों पर सुबह के वक्त मुझे नज़र आए हैं। और उनको देखने के बाद ना दिल थोड़ा उदास भी हो जाता है। वो मुझे कार्ल मार्क्स की एलियनेशन थ्योरी याद आती है कि एक तरह से मॉरल लोनलीनेस भी उनको फील हो रही होती है कि उनके साथ मुश्किल वक्त के अंदर खड़ा होने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता है। तो थोड़ा ज़रा अपना आप भी थोड़ा समटाइम्स हिपोक्रेट फील होना शुरू हो जाता है। और गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, मौसम अच्छा हो, बुरा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई और ओकेजन हो, चाहे उनका दिन हो, वो आपको हमेशा काम पे नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं एक अदद रिपोर्ट कि जिसके अंदर उनकी लाइफ और उनका दिन किस तरह से गुजरता है, उसके बारे में एक बेहतर ओपिनियन रख सके हम। दुखों की भी कहानी है। जैसे मजदूर डे है या कुछ भी मतलब इवेंट है या कोई भी छुट्टी होती है, हमारी ड्यूटी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमारा शहर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, हमारे आवाम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये हाथ सिर्फ सफाई नहीं करते, ये शिकायत, तल्ख रवैये और बेहिसी भी समेटते हैं। हम सुबह 6:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इनकी ज़रूरियात का। सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ वर्कर्स तक महदूद नहीं, इदारा भी इसका बोझ बांट रहा है। मैनेजमेंट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी के मुताबिक कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए और 15,000 से जायद अहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो हमारे इदारे में हो या चाहे किसी और इदारे में हो, इनका कलीदी किरदार होता है। जो लेबर डे है इसको भी जो शुक्र खरोश के साथ हमारे इदारे में मनाया जाता है। तो पूरी हमारी कोशिश होती है और कि वर्कर्स की हौसला अफजाई की जाए और उनकी वेलफेयर के हवाले से पूरा उनका ख्याल रखा जाए। यौम मजदूर हमारे लिए एक दिन है, लेकिन इनके लिए हर दिन एक जैसा है। ये वो लोग हैं जो शहर को साफ रखते रखते अक्सर खुद नजरों से ओझल हो जाते हैं। शायद अब वक्त है कि हम सिर्फ साफ सड़कें नहीं, इन मेहनत करने वाले चेहरों को भी देखें। आयशा, कितने सारे मैसेजेस हैं और कितने सारे लेसन्स हैं जो हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिले। इन लोगों की ज़िंदगी से हम लोग सीख सकते हैं। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आज मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ वो ये है कि जब कोई आपको इज़्ज़त देता है तो उसकी इज़्ज़त को कमज़ोरी नहीं समझा करते। हर इंसान जो किसी को उठाने के काबिल होता है अक्सर औकात
वो बहुत ताकतवर होता है और वो इसी वजह से हर किसी को उठा के इज्जत दे के रखता है। आप इनके ज़िंदगी का आधा घंटा नहीं गुजार सकते जिस तरह की ज़िंदगी ये गुजारते हैं। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हम इनसे मोहब्बत से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए, सफाई हो, पाकीज़गी हो, ये आधा ईमान है, लेकिन जिम्मेदारी वो निभा रहे होते हैं, सारा क्रेडिट हम ले जाते हैं। मेहनत वो कर रहे होते हैं, फल जो है सरमायादार ले जाता है। गाड़ियाँ वो साफ कर रहे होते हैं, लेकिन उस गाड़ी की चमचमाहट के साथ ना हम शो ऑफ करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब कि आज के दिन उन लोगों को खिराज तहसीन भी पेश किया जाए और आज के दिन तहैया किया जाए। आज का दिन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आज के दिन को मनाना है या उनको खिराज तहसीन पेश करना है। आज का दिन ज़रूरी होता है, उनका दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हम तजदीद अहद करेंगे कि हर आने वाले दिन हम उनका ख्याल रखेंगे, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। प्लीज यूज द डस्टबिन्स, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर भी आपको वो खुद बता रहे हैं कि लोग कचरा डब्बे में नहीं फेंकते, फेंका करे ना यार। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लेबर डे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सेगमेंट्स हो उनमें ज़्यादातर सेगमेंट्स उन लोगों को डेडिकेट हम करें जो सारी ज़िंदगी एक तो काम करते रहते हैं। वो इकबाल ने कहा था, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, वो गरीबी में नाम भी पैदा कर रहे हो तो इस तरह का नाम होता है कि उनका काम बोल रहा होता है। ऐसा ही एक पैकेज हमारे पास है और वो है कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतें तो आपने देखी होंगी, कभी बैठकर सोचा है या शायद आपने टीवी पर देखा हो कि उसको साफ करने वाले बाहर से ख़ास तौर पर वो किस तरह के होते हैं, किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर वो काम मुश्किल कितना होता है, मुश्किल कितना ज़्यादा के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको कितना जिगर गुर्दा चाहिए होता है और किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं। और आपके शहर खूबसूरत लगते हैं इन मजदूरों की मजदूरी की वजह से। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये उस मजदूर के बगैर इम्पॉसिबल हैं कि जो इन इमारतों को बनाते हैं, इन इमारतों को उनकी जगह पे लगाते हैं, इनके रूट से लेके तो इनके रूफ टॉप तक सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं, जिन इमारतों के अंदर बैठ के फिर हम ये प्रोग्राम्स करते हैं और आप अपने बिजनेसेस करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त एक अदद पैकेज मौजूद है जो आपको इनकी ज़िंदगी के सफ़र में लेके जा रहा है और इनसे हम लोग आज लेबर डे वाले दिन इनकी लाइफ के बारे में और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे रेहान भाई हमारे साथ ये पैकेज लेके मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं और किस तरह की बातें हैं जो वो कर रहे हैं। पहाड़ों की तरह बुलंद ये चमकती दमकती इमारतें किसी भी शहर की खूबसूरती का एक अहम अंसर समझी जाती हैं। मगर इन इमारतों को देखते हुए हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि कितने अनसंग हीरोज़ ने अपना खून और पसीना इन इमारतों की तामीर के लिए बहाया होगा। शायद किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद मज़हर हुसैन उन करोड़ों मज़दूरों में शामिल है जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए रोज़ाना सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। वो गुज़िश्ता 8 बरसों से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। वो अब तक कंस्ट्रक्शन के तकरीबन हर शोबे में खिदमत अंजाम दे चुका है। कभी आपको डर नहीं लगा ये काम करते हुए जो आप करते हो? हाँ जी बिल्कुल, डर तो हमें लगता है, लेकिन घर की मजबूरी ऐसी होती है कि काम पर दिल लगाना पड़ता है और डर को ख़त्म करना पड़ता है। सही है। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई हादसा होते होते रह गया और अल्लाह ताला ने बचाया हो? हाँ जी, हादसे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन मशीनरी है, इसका इतबार तो नहीं है, किसी टाइम भी ख़राब हो जाए, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ हम लगे हुए होते हैं इधर। जो आप ये काम करते हैं इतनी मेहनत का दिन रात, इसमें मजदूरी आपको क्या मिलती है पर डे? हाँ जी, हमें जो मजदूरी है 1300 रुपया दिहाड़ मिल रही है इधर, और हम लगे हुए हैं, खाना पीना रहायश सब गवर्नमेंट दे रही है। 1300 रुपये जो मजदूरी है काम की नौयत के लिहाज से ठीक है या आप समझते हैं कि ये ज़्यादा होनी चाहिए? हाँ जी, जो बस जो दे रहे हैं उस मुताबिक तो हम तो लगे हुए हैं। जो कंपनियों का अक्सर रेट है ये 1200-1300 तक है, अक्सर 1400 ज़्यादा से ज़्यादा यही रेट चल रहे हैं कंपनियों के। घर से जब आप निकलते हैं घर वाले क्या दुआ करते हैं आपके लिए? घर वाले ये दुआ करते हैं कि आप सही सलाम लौट कर आना। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर आज आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम मैं तो देना चाहता हूँ कि रहायशें जो हैं मज़दूरों की रहायशें, उनका यानी कि पक्खों का इंतज़ाम वो सब ठीक होना चाहिए
क्यों जो मज़दूर सारा दिन काम के थके होते हैं, जब रूम पर जाएं 5-6 बजे छुट्टी कर उनको आगे रहायश सही ना मिले तो उनका थकेड़ा सारा दिन काम का नहीं जाता जिस्म से। इसीलिए मेरा ये कहना है कि रहायश और खाना पीना यानी कि सारा कुछ ना कंपनियों को देखना चाहिए। ये जो काम आप दिन में यहाँ शुरू करते हैं तो सुबह कितने बजे शुरू करते हैं और शाम को कितने बजे ख़त्म करते हैं? ये हमारा 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी होती है, और जो ऊपर करें यानी कि 6-7 बजे तक वो टाइम शुरू हो जाता है। यानी कि हुकूमत से कुछ कहना चाहते हो? मरीम नवाज साहब को हमारा ये पैगाम है कि मज़दूरों को देखे ज़रूर। हर साल लेबर डे की तकरीबात में मजदूरों के मुस्तकबिल के हवाले से बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि मजदूरों की बड़ी तादाद को सेहत, तालीम और महफूज काम के माहौल जैसी बुनियादी सहूलियात अब भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं। पाकिस्तान में कमोबेश 7 करोड़ अफराद मजदूरी के पेशे से वाबस्ता हैं। मेहनतकश हमारे मुल्क का वो खामोश तबका है जो खामोशी से सिर्फ अपना काम किए चला जा रहा है। ये किसी से कुछ नहीं मांगते सिवाय एक इंसाफ के, वरना इनके लिए फैज़ अहमद फैज़ बरसों पहले कहकर जा चुके हैं, हम मेहनतकश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। कैमरामैन मुस्तफ़ा और खालिद हनीफ के साथ रेहान अहमद, इस्लामाबाद। अच्छा, नो डाउट जनाब, ये खामोश तबका है और खामोशी के साथ अपना काम करता जा रहा है। अनसंग हीरोज़ कहा है रेहान भाई ने इनको, लेकिन एक और तबका ऐसा है जिनको कोई मज़दूर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सारी ज़िंदगी वो मज़दूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि भाई तुम करती क्या हो, सारा दिन तो घर पर होती हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ। हाउस वाइफ्स जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये पूरा दिन तो घर में होती हैं, मर्द बेचारा घर से बाहर निकलता है, बाहर जाकर कमा कर लेकर आता है ताकि वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। घर में औरत तो क्या करना होता है भाई, थोड़ा सा खाना पका लिया, थोड़े से बच्चों को संभाल लिया, और इसके साथ ही उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाती है। एंड एट द एंड उसको सुनने को ये मिलता है कि भाई तुम करती क्या हो। मुझे मेरी अम्मी भी याद आ जाती हैं ये कहते हुए, मुझे मेरी बहनें भी याद आ जाती हैं, मुझे वो तमाम ख़वातीन याद आ जाती हैं, स्पेशली अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, जो अपने घर को बनाने में मसरूफ़ होती हैं, जो ज़िम्मेदारी को खामोशी के साथ बग़ैर कोई शिकवा किए निभाती चली जाती हैं, और कोई रिकग्निशन नहीं होती, कोई उनको क्रेडिट नहीं देता, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। और अगर संडे भी आ चुका है जिसमें मर्द हजरात घर में छुट्टी करते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं, देन उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। मुजम्मिल, आई डोंट नो व्हाई, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लाजमी जानना चाहूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि हमारी सोसाइटी स्पेशली ख़वातीन के लिए ग्लोबल सोसाइटी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोग सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बैठ के देखते हैं सोसाइटी को, उनका स्पेक्टिकल और होता है, वो और पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, और जो दुनिया को जानते हैं वो और तरीके से देख रहे होते हैं। ख़वातीन के लिए बहुत टफ जगह है जहाँ पे खाना मुनासिब ना परोसने पे ज़िबा कर दी जाए। हम एक अदद ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन आज हम इस सेगमेंट के अंदर जो बात करेंगे वो इन तमाम टैबू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और बड़ा अनअपोलोजेटिकली बात करेंगे। हम उन हाउसवाइफ से बात करेंगे कि जो इन चीज़ों को फेस करती हैं, जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, और अक्सर प्रॉब्लम्स वर्ड्स में आर्टिकुलेटेड नहीं होती। वो खामोश हंसी, वो मुस्कुराहट, वो तंज, वो आंखें, वो तरीका बात ना करने का बता रहा होता है कि हाउ लो डू वी थिंक ऑफ देम। एंड आई थिंक दैट उनको सिखाया जाता है कि भाई आपने खामोश रहना। अच्छी औरत वो होती है जो बात नहीं करती, जो बोलती नहीं है, शौहर के सामने बिल्कुल भी अपनी जो है ना कोई शिकायत नहीं रखती, और शौहर जो बात करता है उसके आगे सर तस्लीम ख़म रखती है। भाई ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 हाउस वाइफ्स हैं। शाहिदा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने शो के अंदर। शाहिदा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड नजमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करेंगे। नजमा, थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम लाइफ कोच और माहिर नफ्सियात फरहत ज़री साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। फ़रहत, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ आप दोनों की इजाज़त से फ़रहत से करना चाहूँगी। फ़रहत, आप इस तरह के केसेस स्पेशली ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हों, होम मेकर्स हों, वो आपके पास अपने केसेस लेकर आती होंगी, किस तरह के नॉर्मली केसेस होते हैं, क्या उनको इश्यूज़ होते हैं जो ज़्यादातर ख़वातीन आपके पास लेकर आती हैं? देखिए, 2 कैटेगरीज़ है ख़वातीन की जो कि हमारे मुआशरे में उसको डिफ़ाइन कर दिया जाता है। एक है वो हाउस वाइफ्स जिनको समझा जाता है ये घर में हैं, इनका काम ही क्या है क्योंकि वो अनपेड हैं जी। एक वो हैं जो बाहर जाती हैं, कमा कर लाती हैं, पे भी लेकर आती हैं और फिर घर का भी काम करती हैं। सो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ स्ट्रेस, हाईली फ्रस्ट्रेटेड
फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि काम से आती हैं तो भी ह्यूमिलिएशन का सामना, काम नहीं किया, ये काम नहीं हुआ, आपको पता है जिस कल्चर में हम रह रहे हैं। घर में रहने वाली ख़वातीन को एक अलग सा कॉम्प्लेक्स है कि हम कमा नहीं रही, शायद इसलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। सो दोनों तबके ख़वातीन के बुरी तरह से पिस रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ घरेलू ख़वातीन जिनको हम समझते नहीं हैं कि ये कोई जॉब है, दिस इज़ हाईली अनपेड जॉब। ये वो चीज़ है जिसको हम ना तो ऑब्लाइज करते हैं, ना रिस्पेक्ट देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अर्निंग नहीं कर रही हैं। लेकिन अर्निंग के अलावा भी कुछ हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अर्निंग से कहीं बेहतर हैं, यानी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर के काम करना, बच्चों को संभालना, खाना पकाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सर्वाइविंग स्किल्स हैं ये मतलब एग्जैक्टली जेंडर इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो सर्वाइविंग स्किल्स हैं। आप कमा के लाते हैं तो आप पैसा नहीं खा रहे, Exactly. आप खाना बना के खा रहे हो। खाना कौन बना रहा है? वो एक ऐसी औरत बना रही है जिसकी आप इज्जत भी नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप ह्यूमिलिएट करते हो छोटी छोटी बात पे। नमक तेज हो गया। सो मेरा ख्याल है कि आज 1 मई है, उसमें 2 लोगों को तो हमें हाईली उनको सैल्यूट देना चाहिए। एक तो वो जो बाहर पॉलिश कर रहे हैं जूते, हमारा कूड़ा करकट उठा रहे हैं, हमारे ही गंद को साफ कर रहे हैं, लेकिन अगेन रिस्पेक्ट से उनसे बात तक नहीं की जाती। एक वो ख़वातीन जो घर में हैं जिनको ये कहा जाता है तुम पैरासाइट्स हो। लिटरली मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनके हस्बैंड ने कहा ये पैरासाइट है, ये कमाती तो है नहीं, हालांकि शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पूरा घर संभाल रही थी वो। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पेनफुल है हमारे साथ, इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए ही बुलाया इन ख़वातीन को जो कि होम मेकर्स हैं। शायद आपसे मैं स्टार्ट करूँगी। आप जॉब नहीं करती, आप घर में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, घर के काम कर रही होती हैं। तो मैंने सुना था जब हम ये प्लान कर रहे थे कि आप अपना मुकद्दमा लेकर आएंगी यहाँ पर, कि ना आप आवाम को ये बता सकें, जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है एक हाउसवाइफ बनने के लिए। प्लीज़। पहली बात तो ये कि मैं अगर अपना कहूँ तो मैं जहाँ आज जो इस सेट पे मौजूद हूँ ये मतलब अपने ससुराल की तरफ से फुल सपोर्ट की वजह से हूँ। लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मैं दूसरी ख़वातीन को करूँगी जो बहुत मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ता है, और उनको कहा जाता है कि आप जो हैं घर में हैं तो ये घर के काम ही सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके अलावा तुम्हें कोई सूट भी नहीं करता काम। कुछ ख़वातीन को ये देखना भी पड़ता है, जैसे हम अपनी अम्मियों की ज़िंदगियाँ देखें और अपनी सासों को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। और मैं कहना ये चाहूँगी कि हर औरत जो होती है वो मुआशरे के लिए बहुत अहम है। तो क्या कहते हैं, आपको लगता है कि बचपन से हमारी बेटियों को ये बताया जाता है कि वो अपने आप को एक ऐसे शीशे में देखें बचपन से कि जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तुम खुद से नहीं कर सकती, तुम्हारे बाजू में इतना जोर नहीं है, तुम्हारे पैरों में इतनी जान नहीं है। जब आप बड़े होते होते अपने आप को इसी तरह देखेंगी और इवेंचुअली आपने एक ऐसे माहौल में जाना है जो आपका माहौल नहीं है और आपको यहाँ से इक्विप नहीं किया गया, आपको लगता है कि ये अनफेयर एटीट्यूड बाय बर्थ शुरू हो जाता है हमारे साथ? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कहा जाता है कि ये आप शादी से पहले नहीं करेंगी, शादी के बाद करेंगी। लेकिन फिर जब हम शादी के बाद आते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ये सुनने को मिलता है कि आप पहले करके आती हैं ये चीज़ें। तो ये हमें आईने में उतारा जाता है शादी से पहले, और जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अप्लाई नहीं हम सिर्फ मर्द हजरात को यहाँ पर ब्लेम नहीं दे सकते हैं। हमें उन जो हमारी माएँ हैं जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, एंड देन जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमारे जहनों में भी ये सब बातें डाली जाती है। बीइंग अ वुमन, आई नो मेरी अम्मी इस मामले में बड़ी लिबरल थी। वो मामू कहते थे कि इनको रोटी पकाना सिखाओ, तो अम्मी कहती थी कोई बात नहीं, बड़ी होगी ना ये हायर कर लेंगी किसी को रोटी पकाने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सिखा देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं घर का खाना मिस करती हूँ। अच्छा, जितनी भी इस वक्त ख़वातीन हमें देख रही हैं, अगर आप चाहती हैं आपकी स्टोरी हम शेयर करें तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है हम स्क्रीन पर फ्लैश कर भी रहे हैं। नजमा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी? आप हाउस वाइफ रही हैं, आपको सपोर्ट थी, मुश्किल का सामना करना पड़ा? बेटा, जिम्मेदारियां दोनों तरफ होती हैं, मर्द के ऊपर भी जिम्मेदारी है और औरत पे भी जिम्मेदारी है। लेकिन मर्द की जिम्मेदारियां कम होती हैं, औरत की ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ये इसकी वैल्यू नहीं कोई हमारे यहाँ माशरे के अंदर, इसको रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, इसको कोई प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाता। कैसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन औरत ख़वातीन की, आप हर घर की ख़वातीन देखें, उसके पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बाकी बाहर की सारे काम मैनेज करना,
बाहर के काम भी अक्सर औरतें कर रही होती हैं हमारे माशरे के अंदर, शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, हर चीज़ वो भी साथ साथ मर्द के लिए रही होती हैं। मर्द का जस्ट काम है कमाना, कभी वो बच्चों को भी टाइम नहीं देता। वो कहता है मेरे दोस्त है, वो मैंने वहाँ जाना है, वहाँ मेरा खाना है, ये वो। फिर औरत वो बच्चों को घुमाने फिराने की जिम्मेदारी भी औरत के ज़िम्मे है। और हमारे माशरे में मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंदर प्रोटोकॉल ज़्यादा मर्द को दिया जाता है, औरत को बिल्कुल इसको वैल्यू ही नहीं दी जाती, काउंट ही नहीं किया जाता। फिर औरत को हमारे यहाँ कांच की शीशी कहा गया है। कांच की शीशी है हमारे मज़हब में औरत। कांच की शीशी अगर आप ध्यान में रखें ना तो बड़ी नाजुकी है, बहुत नाजुकी है। मैं समझती हूँ हमारे यहाँ उसको तो लोहे की शीशी बना दिया गया है, जहाँ फेंको मारो उसे कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मज़हब के अंदर जितना प्रोटोकॉल ख़वातीन को दिया गया ना, उसको बहुत मिस रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत मिस रिप्रेजेंट करके ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई है। मर्द जो है वो नान नफ़क़े का जिम्मेदार है, तो इसका मतलब है कि औरत के ऊपर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी नहीं डाली गई है। ये तो कल्चरल है। पहले ज़माने में आप देखें माँ जब पहले देखिए 12 घंटे का काम होता है जब औरत शादी होके जाती है। जब वो माँ बनती है तो 24 आवर्स वो काम कर रही होती है। पहले आप देखें तो पहले ज़माने में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कि दूध पिलाने के लिए भी उसको पे करना चाहिए। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, उस वक्त को देखे दूध पिलाने के लिए भी कहीं और भेजा जाता था। और अभी यहाँ पर सब कुछ भी वो कर रही है तो उसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तुम करती सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अक्सर सुनती हूँ, ये करती क्या है? घर में होता ही क्या, खाना ही तो बनाना होता है। खाना देखिए, हम जब बाहर खाना खाने जाते हैं ना तो हम कहते हैं चलो बस बाहर चलते हैं, वहाँ पे घर में खाना सस्ता है, बाहर महंगा होता है। हम बाहर लेबर कॉस्ट कर रहे हैं। घर में जो औरत एक खाना बना रही है, बहुत कुछ कर रही है, वो खाना लगा रही है, वो बर्तन धो रही है, हमें वो सस्ता लग रहा है खाना, जबकि खाना सस्ता नहीं होता। हम लेबर को काउंट कर रहे हैं, लेबर को निकाल दिया ना, लेबर को निकाल दिया। बस खाना हमारे सामने एक पूरा पैकेज आ गया कि जी खाना घर का सस्ता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे। अच्छा, एक और शिकवा भी आया है कि भाई मर्द हजरात कहते हैं कि अब घर में मेड्स भी तो आप हायर करवा लेते हैं ना, तो मेड के आने से शायदा काम कम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। उनके शिकवे के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, जब मेड्स आप घर में लगाते हैं तो आपका काम मजीद बढ़ जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जो जिस हिसाब से हम अपना काम करते हैं तो मेड हमारे हिसाब से वो काम करती नहीं है। तो आपको अपने काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है, उसको हर चीज़ समझानी पड़ती है। आप उसको डेली बेसिस पे भी समझाएंगे ना ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़, लेकिन फिर भी आपको उसी के पीछे भागना पड़ता है। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि अब तुम्हें हमने मेड लगवा दी है और तुम तो अब फ्री हो, तुम ईजी रहो, तो ये चीज़ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये सेगमेंट करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम मर्द हजरात को बैश करें। हम बिल्कुल भी उनको बैश नहीं कर रहे। हम रिकग्नाइज करते हैं कि वो जो एफर्ट करते हैं घर से बाहर जाकर कमा कर लेकर आते हैं, आसान नहीं है कमाना, हम जानते हैं। बात हो रही है रिस्पेक्ट की और उनकी मेहनत को रिकग्नाइज करने की, उनको वो इज्जत देने की जो वो डिजर्व कर रही होती हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। साइकोलॉजी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी है। और जिस तरह से अल्लाह पाक ने हमें डिज़ाइन किया और जिस तरह से हमारी फिजियोलॉजी काम करेगी उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर। इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा गहरा जाएं कि औरत और मर्द को किस तरह अल्लाह पाक ने दो डिफरेंट बीइंग्स बनाया है। क्योंकि अगर हम लोग बाय स्टार्ट चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करेंगे तो इवेंचुअली उसका जो इवेंचुअल आउटकम है हमारे बिहेवियर में वो भी सिमिलर नहीं हो सकता। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन औरत मर्द के बीच में ज़माने में हमेशा रहेगा। ये जो आपने प्रॉब्लम बताया है, इस प्रॉब्लम का फिक्स क्या है इस लाइफ में? देखिए, मर्द और औरत की फिजियोलॉजी इंटायरली डिफरेंट है। ऐसे तो नहीं कहा गया कि औरत आपगीने की तरह है, रसूल पाक ने फरमाया। हम उस आपगीने से काम भी लेते हैं, उसको तोड़ते भी बार बार हैं। तोड़ना किस तरह कि तुम करो और फिर उसको हम मानेंगे भी नहीं। फिजियोलॉजी, ब्रेन मर्द और औरत का डिफरेंट है। औरत ज़्यादा इमोशनल है, वो इमोशंस की वजह से रिश्तों को निभाती रहती है, वो उससे निकल नहीं सकती। बच्चों की खातिर सेक्रीफाइस करना। मर्द को अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन औरत साइकोलॉजिकली और मॉरली सोशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे यहाँ इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मर्द मर्दानगी है और औरत की तरह मत रो। तुम क्या औरत की तरह रो रहे हो? इंसल्ट बना दिया गया ना इस चीज़ को। मैं समझती हूँ मर्दानगी का कॉन्सेप्ट लेना है ना तो बहुत खूबसूरती से कुरान पाक में कहा गया है, मर्द शौहर कवाम है।
कव्वाम कौन है? जो बिठा के खिलाता है और फिर ताने नहीं मारता। जबकि यहाँ पर बिठा के खिलाने पर भी ताने मारे जाते हैं कि तुम घर में हो। सोल्यूशन बेसिकली एक बेहतर सोसाइटी का, क्योंकि जैसे मैंने ओपनिंग में कहा था कि हम उस दुनिया में रहे हैं कि जहाँ पे अच्छा खाना ना परोसने पे ज़िबा कर दिया जाता है। आज भी रसूलुल्लाह के दौर में दफन कर दिया जाता था पैदा होने पे, और आज जो क्या ज़िबा कर दिया जाता है। अच्छा शाहिदा, हमारी माएँ होती हैं ख़ास तौर पर, उनको उनसे बात करना, उनको बताना, उनकी मेंटालिटी को चेंज करना, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपनी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने भी उनको यही सिखाया था कि बेटी को हमेशा यही सिखाना है। एंड देन फिजियोलॉजी का भी जिक्र हुआ। आपको लगता है कि माओं को अब तब्दील होने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नई जो मिलेनियल माएँ हैं या फिर जेनजी माएँ हैं वो तब्दील हो रही हैं वक्त के साथ? देखिए, जो हमारी माओं ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, तो ये मैं अक्सर इंटरनेट पे भी देखते हैं ना कि जो हमारे बोझ हमारी माओं नानियों ने माओं पे डाले, तो माओं ने ट्रॉमास जो है ना वो कन्वर्ट होते विरसे में हमें दे दिए आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, चेंज होना चाहिए माओं को। ठीक है, आप मुख्तलिफ माँ हैं अपनी मदर से अगर मैं आपसे पूछूँ तो? जी बहुत। आप डू यू हैव किड्स? यस, आई हैव। तो आप अपने बच्चों से ये बात करती, जैसे मुझे याद है, अब मैं अपनी अम्मी को ब्लेम नहीं करती कि मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी, हमें ये सुनने को मिलता था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम लोगों पे गुजार दी। आप ये बात अपने बच्चों को करती हैं? नहीं। कोशिश करती हैं कि ना की जाए ये बात? जी की जाती है, क्योंकि हमने अपनी माओं से सुना है ना। करने का। नहीं अभी उस नौबत पे नहीं पहुंचे हैं, अभी छोटी हैं। अभी छोटी हैं। अच्छा, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जब औरत को कहा जाता है ना कि ये मजलूम है, ये बेचारी है, सारा दिन काम करती है। क्यों वो औरत खुद अपने आप को चेंज करे ना, खुद बोल्ड हो, करेज पैदा करे। अच्छा, जो बोल्ड हो, करेज पैदा करे ना, उसको फिर डिफिकल्ट भी कहा जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बात नहीं मानती। मर्द बर्दाश्त कर लेता है, मर्द एहसास कर लेता है ये मेरी बात यहाँ पे ये राइट है, ये नहीं मानेगी। जब आप राइट वे पे चल रहे होते हो ना, मर्द भी एहसास करता है, उसको समझ आ जाती है ये राइट वे पे जा रही है, ये सही है, ये बोल्ड है, ये अच्छा काम कर लेती है, अब ये मुझसे डरने वाली नहीं है, क्योंकि ज़माना भी इसको कहेगा कि ये डरती नहीं, ये अच्छी लड़की है। उसके दोस्त जब उसको कहना शुरू कर देना कि भाई हाँ, नहीं, फिर वो उसको डिफेंड करता है, वो उसको मेरा अपना तजर्बा है, वो उसको फिर डिफेंड करता है। अब घर की औरत खुद मजलूम बनी है, खुद बेचारी बनी है। मेरा ये तमाम ख़वातीन को ये मैसेज है कि आप अपने आप को चेंज करें, अपने लिए वक्त निकालें, जैसे मैम ने कहा, अपने आप से मोहब्बत करें। आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते हैं। फिर मर्द की तो है मर्दानगी, वो तो हाकिम है। इतना आसान है ये जो बात कर रही है। मैंने ये जो बात की थी ना, लव योरसेल्फ, औरत सबसे पहले अपने आप को देखे, उसके पीछे एक स्टोरी भी है। एयर होस्टेस को ये ट्रेंड किया जाता है कि जब खुदा न खास्ता कोई क्रैश वगैरह का इशू हो या कोई ऑक्सीजन की कमी, सबसे पहले उन्होंने खुद अपने आप को करना है, ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर वो देती हैं माओं को कि आप लगाएं, उसके बाद बच्चे की बारी आती है। हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है, हम सबसे पहले उन लोगों की ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन लोगों का ज़्यादा ख्याल करते हैं जो बाद में आते हैं, और जिसने उनका ख्याल रखना होता है उसको अपनी परवाह ही नहीं होती। वो डिप्रेशन में है, एक डिप्रेशन ज़दा औरत, एक माँ, वो अपने बच्चे को क्या दे रही है? वो स्ट्रेस दे रही है, वो एंजाइटी दे रही है, वो एक सीरीज ऑफ मेंटल इश्यूज दे रही है। तो पहले मैं इसीलिए बार बार ये कहती हूँ, नाउ आई कैन फील यू, ओके प्लीज कंटिन्यू। ये शायद मेरी ओरिजिनलिटी है। औरत अपना ख्याल रखेगी ना, दुनिया का हर शख्स उसका ख्याल रखेगा। हो ही नहीं सकता कि मर्द उसकी रिस्पेक्ट ना करे। जो मदर्स हैं, मैं यहाँ पे मर्दों को नहीं कहूँगी, जो मदर्स हैं जो अपनी बेटियों की इस तरह से तरबियत करती हैं कि तुमने सेल्फलेस होकर रहना है सारी ज़िंदगी, अपने आप को पीछे कर लो, और उसको फिर ग्लोरीफाई किया जाता है। मर्द अपनी माँ को भी यही करते हुए देखते हैं अपने बाप के साथ, और उसके बाद जब एक औरत आती है उसने अपनी माँ को ये करते हुए देखा होता है, और उसकी तरबियत भी ऐसी होती है। माँओं को क्या मैसेज देंगी आप? अब माँ का काम है कि औरत लड़की के साथ साथ ना बेटे को भी साथ बिठाए, दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग दे। बेटी को ट्रेनिंग दे कि बेटा आपने अपना ख्याल पहले रखना है, फिर आपने उन लोगों का ख्याल रखना है जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपका शौहर, आपके इन लॉज वैसे बहुत बाद में आते हैं, और आपके बच्चे। बेटे को ये बताए कि बेटा वो लड़की तुम्हारे लिए आ रही है घर छोड़ के, वो सब छोड़ के आ रही है और तुम्हारी वजह से आ रही है, हम सेकेंडरी हैं। तो सबसे पहले आप जब अपना ख्याल रखो, उस औरत को, उस लड़की को अपने साथ रखना, उसको साथ बिठाना, बिकॉज आप दोनों
लाइफ पार्टनर्स हो। अगर वन स्टेप अबव हमारे मजहब ने मर्द को कहा है इसलिए कि वो कव्वाम है, इसलिए नहीं कि वो फिजिकली बॉडी बिल्डर है। समझें, थोड़ा सा इस्लाम की रूह को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों को हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लेके आए आप लोग। इसी के साथ बढ़ना एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। जब वापस आते हैं तो मुलाकात होती है और सेगमेंट्स लाइंड अप हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chughtai Lab. वेलकम व्यूअर्स, सेहत से आगे में आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं हम वो लेके आ रहे हैं हेल्थ के शोबे से। और हेल्थ के शोबे में डायग्नोस्टिक्स की पावर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आयशा, हम लोग एक्सपेंसिव दवाइयाँ और डॉक्टर्स के ऊपर चले जाते हैं और पैसा स्पेंड करते हैं, लेकिन व्यूअर्स हम लोग जिस चीज़ पे पैसा नहीं स्पेंड करते या जिस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं है वो है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है। और सबसे पहले पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी जो है, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लाइफ क्वालिटी, इलाज की क्वालिटी और डायग्नोस्टिक क्वालिटी को लेके आना होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से ये आपके इलाज मुआलजे को आसान बना सकती है, क्यों गलत तशखीस आपके महंगे डॉक्टर, महंगी फीस, महंगी अद्वियात को बिल्कुल निल और अच्छा, जीरो इस तरह कर के देती केसेस है। हम सुनते हैं जी, कि बिल्कुल। तशखीस गलत हो गई जिसकी वजह से इलाज मुख्तलिफ हो गया और उसका अल्टीमेटली नुकसान हो गया बॉडी को। तो क्वालिटी डायग्नोस्टिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है इस सेगमेंट के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चुगताई हेल्थ केयर की कंट्री हेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज सना आमिर साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले अगेन यही जानना चाहूँगी कि डायग्नोस्टिक क्वालिटी का इम्पोर्टेंट होना या फिर इतनी अहमियत क्यों है, क्या बताएंगी आप? थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है और पाकिस्तान में आम मरीज़, आम इंसान इस बारे में सोचता ही नहीं कि क्वालिटी डायग्नोसिस है क्या। क्वालिटी एक वादा है, एक ट्रस्ट है आपका चुगताई लैब पे। अगर आप चुगताई लैब की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, हम कहते हैं एक्यूरेट रिजल्ट ऑन टाइम। पहले हम आपको कहते हैं एक्यूरेट, फिर ऑन टाइम। क्वालिटी ये है कि आपके दुरुस्त नताइज, एक आम इंसान को दुरुस्त नताइज मिलते हैं जिसकी वजह से उसकी बर वक्त तशखीस और इलाज मुमकिन है, जो उसकी बेहतर ज़िंदगी में एक मेन किरदार अदा करता है। मतलब आपने जब तक डायग्नोस्टिक लैब से सही टेस्ट नहीं ले लिए तब तक आपका इलाज क्वालिटी का नहीं हो सकता। अब इसके अंदर डायग्नोस्टिक लैब जो है वो इलाज पे कितना असर डालती है? ये मरीज़ के दुरुस्त नताइज की बदौलत बर वक्त तशखीस और एक मुमकिन है, जो आपकी ज़िंदगी में एक मेन किरदार अदा करते हैं। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप देखें कि अगर आपकी सही तशखीस होगी तो पेशेंट को पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं है और कैंसर किस स्टेज पर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर की बात करें तो सम टाइम एक वालिद घर आता है, वो कहता है कि मैं थका हुआ हूँ। उसको ये नहीं पता कि ये थकान किस वजह से है, इसके पीछे एक शुगर मेन रीज़न हो सकती है। वो अपना टेस्ट करवाने जाता है, पता चलता है कि HbA1c की वैल्यू अबव प्री डायबिटिक फॉल कर रही है। तो इसलिए बर वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है और मरीज़ को ये अहमियत जानने की ज़रूरत है कि उसके लिए क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑन टाइम। पहले एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जब तक डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा तब तक इलाज भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर वक्त यानी कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसके पीछे कौन कौन से मराहिल होते हैं, क्या निज़ाम होता है? क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसका जो फौरी तौर पर चाहिए होते हैं ताकि उसके ऊपर फौरी अमल किया जा सके, उसका इलाज शुरू किया जा सके। मैं टाइमिंग के बारे में थोड़ा चाहूंगी कि आप कुछ बताइए हमें। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसका रिजल्ट फौरन आपको चाहिए होता है, जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग में आपको हेल्प कर रहे होता है। फॉर एग्जांपल ABGs का टेस्ट है, वो विदिन 15 मिनट्स आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके मरीज़ के हाथ में रिजल्ट दे दिया जाता है। और मैक्सिमम अगर हम जाएं तो PCR की रिपोर्ट है जो कि 2 से 3 दिन में भी आपके पास आ जाती है। मतलब सबसे छोटा टेस्ट 15 मिनट के इर्द गिर्द और 2 से 3 दिन तक सबसे बड़े टेस्ट की लेट से लेट रिपोर्ट। अच्छा, ये सर्विसेज जो हैं ये सिर्फ बड़े शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पे हैं या ये तमाम शहरों में? कितने शहरों में मौजूद हैं ये सर्विसेज? पाकिस्तान की तमाम बड़ी फैसिलिटीज़ में चुगताई लैब की स्टैट लैब्स ऑपरेट कर रही हैं। वहाँ से आपके रिजल्ट्स उसी दिन में प्रोड्यूस करके आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। मैसेज के थ्रू आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप अपना लिंक ओपन करते हैं और रिजल्ट्स को। अच्छा सना, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चुगताई लैब आने वाले जो हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनका ख्याल यहाँ पर रखा जाता है, या फिर कौन सी एक्रीडेशंस हैं जिन पर चुगताई लैब अमल करती है?
अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सिर्फ बात करें तो कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एक वो इदारा है जहां से दुनिया की तमाम बड़ी लैब एक इम्तिहान से गुजरती हैं और इसको पास करती हैं, और हर लैब इसको पास नहीं कर पाती। अगर कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट की बात की जाए तो ये एक, मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक बात बताती हूँ कि एक वालिदैन अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल चेक करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। एक स्कूल में जाते हैं वो कहते हैं हम बेस्ट हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं वो हम कहते हैं हम बेस्ट हैं, तीसरे स्कूल में जाते हैं वो कहते हैं हम बेस्ट हैं। लेकिन सबसे बेस्ट स्कूल वो होता है जो बताता है कि जी हमारे पास कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट मौजूद है। तो आप इसी तरह से लैब के सर्टिफिकेट की जब बात करते हैं तो कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बाकी सब लैब से बिल्कुल अलग करता है। हमारी जो लैब है चुगताई लैब, ये कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट के स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रही है। इसमें आपके पास दुनिया भर से, बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक से डॉक्टर्स आते हैं, एक टीम आती है जो कि आपके लैब को 360 डिग्री एंगल पे चेक करती है। सैंपल लेने से रिजल्ट प्रोड्यूस करने के हर स्टेप को, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग को, आपके इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी को, आपके रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी को। और मैं इसमें आपको ये बताती चलूँ कि मरीज़ को जब ये रिपोर्ट हाथ में आती है तो उसके लिए वो टुकड़ा उसी तरह से है जिस तरह से अमेरिका या यूके की लैब में आपने रिपोर्ट करवाई और डॉक्टर ने उस लैब की रिपोर्ट पर जितना ट्रस्ट किया उतना ही ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन किया है कि व्यूअर्स, जब भी कभी आप लोग जो बिजनेस सेवी लोग हैं वो जानते हैं कि प्रोसेसेस और ऑपरेशंस के सर्टिफिकेट्स होते हैं कि जो मिलते हैं किसी भी बिजनेस को, जिसके बाद इंटरनेशनली उस बिजनेस को वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मिलता है। इसी तरह से किसी भी लैब में अपना टेस्ट करवाने से पहले जो सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड हैं उन सर्टिफिकेट्स को एक मर्तबा चेक कर लीजिएगा। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि टेक्नोलॉजी की जो इंटीग्रेशन है इस फील्ड के अंदर, उसकी वजह से कितनी बेहतरी या कितनी स्पीड है जो इस प्रोसेस में आ गई है अब? मैं आपको बताती हूँ, पहले स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अब टेक्नोलॉजी ने इन दोनों को दोस्त बना दिया है। अब एक वो टेस्ट जो पहले एक दिन लेता था अब वो कई घंटों में हो जाता है, क्योंकि आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसके बरक्स आपको रिज़ल्ट जो है जो घंटों में मिलते थे वो मिनट्स में मिल जाते हैं। अगर मरीज़ के एंड पे मैं बात करूं तो आपने अगर चुगताई लैब की ऐप डाउनलोड की है, आप उसको ओपन कर सकते हैं तो लैब आपकी पॉकेट में है। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर फीचर्स देखें, आप अपनी रिपोर्ट डिस्कस करना चाहते हैं डॉक्टर के साथ तो 1 क्लिक अवे है। और हमारे पास एक AI असिस्टेड फीचर अवेलेबल है डॉक्टर सी के नाम से। जब आप हमारी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो डॉक्टर सी आपको गाइड करता है आम जुबान में, एक आम इंसान की जुबान में आपको आपकी रिपोर्ट इंटरप्रेट करके वो दे देता है। क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी साइंटिफिक टर्म्स लिखे होते हैं जो कि मरीज़ को समझने में मुश्किल पेश आती है। मरीज़ को इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगी तो मैं अपनी डॉक्टर से ये रिपोर्ट डिस्कस करूँगा। आप अपनी डॉक्टर सी की ऐप, हमारी ऐप पे जाएं, डॉक्टर सी से बात करें, अपनी रिपोर्ट डिस्कस करें। वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं मुजम्मिल, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ कि चलो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं ये आपके ऊपर हुक्मरानी ना शुरू कर दे। इन द एंड कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी इस तरह जितने भी देखने वाले हैं उनको? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है, एक लैब, दिस इज़ अ ब्रिज बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। तो जितनी सही रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में जाएगी उसमें पेशेंट की बर वक्त तशखीस की जा सकती है और आपको पता चलेगा कि भाई आप किस स्टेज पे क्या चीज़ फॉल कर रहे हैं। तो ये डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है हेल्थ केयर सिस्टम की एक बैकबोन की तरह है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितने भी लोग देखने वाले हैं ये आपकी सेहत से मुताल्लिक है। अगर डायग्नोसिस बेहतर होगा तो डॉक्टर का काम भी आसान हो जाएगा एंड देन आपकी सेहत के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर दवाएं या इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज लैब सना मौजूद थी और थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने सब में से आपने वक्त निकाला। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आज इस एपिसोड का करते हैं एंड, और वो ये कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम मेहनत करने वालों का जो इस सोसाइटी को अपने कंधों पे उठा के घूम रहे हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उनसे काइंड तरीके से पेश आएं और एक्नॉलेज करें कि वो मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से मुराद है, यानी कि हमें एक दूसरे का भी रखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का भी करना पड़ेगा। बहरहाल आज फिर ये मुझे पिज्जा खिलाने वाली हैं क्योंकि हैदराबाद जाने लगा है। ख्याल का मतलब ये नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। अच्छा सा वीकेंड गुजारिए और कोशिश कीजिए घर में रहिए। वैसे तो पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गाड़ी ना ही निकालें बाहर तो बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।